नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। पिछले 1.5 साल में कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। हालांकि सरकार ने भी कोशिश की है कि डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से काम को सुचारू रूप से जारी रखा जाए, चाहे फिर बात ऑनलाइन एजुकेशन की हो या फिर सर्विस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी देने की। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहां पर डिजिटल विकल्प देना ही अपने आप में एक चुनौती हो, वो है स्पोर्ट्स यानी कि खेल जगत। कोरोना पैंडेमिक ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में खेल कारोबार को काफी नुकसान पहुंचाया है। फिर बात चाहे हम प्रशिक्षण की करें, खेल संस्थानों की आर्थिक स्थिति की करें, खिलाड़ियों की करें, उनके फिटनेस रिजीम की करें, और आने वाले वक्त में जब अब तीसरी लहर का खतरा भी हमारे सामने मंडरा रहा है और ऐसी महामारियों के लिए भी हमें तैयार रहना है, क्या कुछ प्रभावी बदलावों की ज़रूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात कि कोरोना पैंडेमिक ने हमसे बहुत महान हस्तियों को भी छीन लिया है और हम सबकी ज़ुबान पर आज जो नाम है वो भारतीय लेजेंडरी स्प्रिंटर और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर, जो कि भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान भी रही। उनका निधन ने खेल जगत को एक बड़ा झटका दिया है और ऐसे में अब टोक्यो ओलंपिक्स हमारे सामने हैं। क्या कुछ उनके प्रेरक व्यक्तित्व से हम प्रेरणा ले सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर रविंदर तलवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के और साथ ही फॉर्मर प्रिंसिपल भी रहे हैं डीएवी स्कूल के। और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेट के बहुत दिग्गज सितारों को इन्होंने जो है सितारा बनते हुए देखा है, चाहे फिर कपिल देव की बात हो, युवराज सिंह की हो, दिनेश मोंगिया की। ये सब नाम जो हैं इनके लिए बहुत ही मैं कहूँ बहुत करीब से जो है होकर गुजरे हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं स्पोर्ट्स यूटी चंडीगढ़ के और साथ ही प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सिंह। और इसके साथ ही सुखविंदर बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि चीफ क्रिकेट कोच हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले हम मिल्खा सिंह जी, उनके साथ जो दूरदर्शन की एक बातचीत हुई है, उनके जोश, उनके जज्बे और उनके हौसले की एक हम क्लिप देखेंगे और क्या कुछ उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा है वो सुन लेते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हर आदमी फिटनेस जो है बहुत जरूरी है। मैं हमें खाया हो आपके पेट के अंदर कुछ सेटल हो जाए। तो हमने मिल्खा सिंह जी को सुना और उन्होंने कहा कि अगर ये फिटनेस के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं
इनको आप फॉलो करेंगे तो आप मिल्खा सिंह को याद करेंगे। आज सवाल यही है कि आज हम उनको याद कर रहे हैं और कैसे उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर तलवार, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। जब हम मिल्खा सिंह जी को याद करते हैं तो हम जानते हैं कि उनका हमेशा से एक ख्वाहिश रही थी कि ओलंपिक्स में कोई खिलाड़ी जो है वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, और इस वक्त में उनका चले जाना खेल जगत के लिए कितना बड़ा झटका है। आपने बहुत करीब से उनके साथ काम भी किया हुआ है, तो क्या कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, सरदार मिल्खा सिंह जी को नमन करता हूँ। आपने ठीक कहा, मुझे बहुत मौका मिला उनके साथ इकट्ठे बैठकर काम करने का। वो चंडीगढ़ ओलंपिक के अपना एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन उन्होंने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया ताकि मैं डे टू डे कार्यक्रम को देखता रहूं और उनके निर्देशन में वो काम करते थे। उनकी ये एक बहुत ही दृढ़ इच्छा थी कि मैं अपने जैसे कोई और एथलीट्स पैदा कर सकूं ताकि देश का नाम और आगे जाए, और उनके लिए बहुत से उनको प्रयत्न भी करते थे। और एक बार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या, हर बार उन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट की कि जो 7 सेक्टर का स्टेडियम है इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसका संचालन करूंगा, मैं इसके फंड्स इकट्ठे करूंगा और यहाँ पर ट्रेनिंग देकर एथलीट बनाऊंगा और इंटरनेशनल निकालूंगा। पर समहाउ शायद वो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो नहीं आगे चल पड़ी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होंगे कि तो क्या होगा। लेकिन वो हमेशा इस बात पे खूब स्ट्रेस देते थे कि आपकी बॉडी फिट रहनी चाहिए। उसके लिए जैसे उन्होंने अभी भी कहा कि ज़ुबान पे कंट्रोल हो, एक्सरसाइज हो, और एथलीट्स के लिए भी हमेशा वो कहते थे कि आप सुबह एक्सरसाइज करें, शाम को एक्सरसाइज करें, और अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आप ठीक है। और उन्होंने अपने एग्जाम्पल देते थे। उन दिनों में कोई जिम नहीं थे, दूसरी चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी। कहते मैं यमुना नगर में जाके यमुना नदी पे बैठ जाता था जी। और बहुत सी बोरियां, 20 बोरियां ले जाता था, पानी में डाल देता था, उसके बाद उनको निचोड़ता था। बिल्कुल। और इस प्रकार मेरे हाथ जो हैं वो स्ट्रांग हुए। बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो है उन्होंने तब मेहनत की। ये चीजें थी नहीं। कालका से ऊपर ये कसोली की पहाड़ियों पे चढ़ जाता था जी, ताकि मैं अपनी बॉडी को ठीक कर सकूं जी। तो उन्होंने एक बहुत मेहनत की, बहुत नीचे लेवल से वहां पर गए और उन्होंने देश का बहुत सम्मान बढ़ाया। और ये उनकी इच्छा रही कि मेरे जैसे और भी एथलीट पैदा हों। और अब मुझे लगता है हमारी अब नई ओलंपिक फिर आ रही है, पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जो है भारत के पाले में आएगा जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह से भी मैं अगला सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने किस तरीके से श्रद्धांजलि दी मिल्खा सिंह जी को। मिल्खा सिंह जी के पत्नी कुछ दिन पहले हमको छोड़ के चली गई थी। वो भी एक बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, भारत का वॉलीबॉल टीम का कैप्टन और देश के लिए खेल चुकी हैं। तो मिल्खा सिंह जी, उनके धर्म पत्नी साथ साथ चले जाना मेरे लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमने अपने ओरिजिनल सितारे खो दिए हैं। इंडिया हैज लॉस्ट आवर ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम द स्पोर्टिंग वर्ल्ड। इस वक्त ओलंपिक का माहौल है और भारतीय ओलंपिक दल, जो इतिहास का सबसे बड़ा ओलंपिक डेलीगेशन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के जाने वाले हैं, तो इस वक्त मिल्खा सिंह जी का जो सपना है, जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये हम सुन रहे थे खेल मंत्री किरेन रिजिजू को, और उनका मानना है कि एक खेल का अध्याय जो है समाप्त हो गया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक्स में अब जो है उनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पद्मश्री मिल्खा सिंह की जब हम बात करते हैं तो हमने बहुत बार ऐसे मंचों पर देखा है कि उनको बहुत सी शिकायतें भी थी, वो नहीं चाह रहे थे कि खिलाड़ियों को और मेहनत करने की जरूरत है, उनको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी जो है मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं कमी रह गई और उनका जो योगदान है वो पद्मश्री तक ही सीमित होकर रह गया? अब तो भारत रत्न देने की भी बात हो रही है। सबसे पहले तो उन दोनों महान आत्माओं को मेरी श्रद्धांजलि। और जैसा कि आपने पूछा और
मान्यवर रिजू जी ने कहा कि उनकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। जिस तरह से घर के अंदर एक जो हमारा घर का मुखिया होता है, यदि वो बाई चांस गुजर जाए तो उस घर की क्या हालत हो सकती है, इसी तरह से सरदार मिल्खा सिंह के जाने पर मैं ज़रूर ये कहूँगा, जो कि एक यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल का काम करता था एथलेटिक्स के वर्ड में, एथलेटिक्स के फील्ड में, उनके जाने पे उन सब स्पोर्ट्स पर्सन को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है जी। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इसके साथ साथ हमें भी, जैसे कि मान्यवर रिजू साहब ने कहा था कि जो हमारा आने वाला अगला ओलंपिक है उसके अंदर हम अपनी जी तोड़ मेहनत करके कोई ना कोई पदक हासिल करें, और शायद ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी सरदार मिल्खा सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल। सुखविंदर बाबा जी, आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो आम लोग हैं वो किस तरीके से मिल्खा सिंह जी को याद कर रहे हैं, निर्मल कौर को याद कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल। ऐसी शख्सियत थे जो उनको मेरे ख्याल से शायद हर बच्चा जानता है, और ऐसा कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में जो उनको ना जाने। वो एक बहुत अच्छे एथलीट थे, अच्छा स्पोर्ट्स खेलते थे, उनकी रनिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अवार्ड्स कमाए अपनी इस ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसा इंसान दोबारा पैदा होना नामुमकिन और मुश्किल है। बहुत बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में नहीं है। चंडीगढ़ के साथ साथ पूरे इंडिया को उस चीज़ का लॉस हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे कह सकते हैं कि उनको इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो करवाया और इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया, इतने गोल्ड जीते सब। और उनके लॉस का ये हमारे को एक चीज़ ये है कि जो हमारे बच्चे उनको देख के आगे इंस्पायर हो रहे थे या स्पोर्ट्स में जाने की वो ट्राई कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा तो हिट पड़ेगा उनको। वो हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है बच्चों के लिए कि संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान का नाम हर एक बच्चा रोशन करेगा, उन्हीं की मिसाल लेके मिल्खा सिंह जी की। He was a very, very good person, and he was born with a silver spoon in his mouth. His character was good, and he belongs to a very good family. After his death, now he expired. After his death, the game industry को उसको बहुत लॉस हुआ है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, ना सिर्फ खेल जगत के लिए बल्कि भारत की अगर हम बात करें, विश्व भर की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की बात करें। सुखविंदर बाबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस परिस्थितियों में मिल्खा सिंह जी ने कड़ी मेहनत की, जैसे कि डॉक्टर तलवार भी बता रहे थे कि वो बोरियां लेकर चले जाते थे, उनके बाद उन्हें निचोड़ते थे, इस तरीके की मेहनत, और आजकल के हम जब प्लेयर्स देखते हैं उनको हर सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो कोरोना का ये काल आया उसमें भी ये एक विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाई और ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा। लेकिन मिल्खा सिंह जैसी शख्सियत से शायद आज के प्लेयर्स को सीखने की ज़रूरत है, आपको लगता है? सबसे पहले तो दोनों महान खिलाड़ियों को मेरी श्रद्धांजलि। देखिए, मिल्खा सिंह जी का और उनकी वाइफ का एक बहुत बड़ा लॉस है जो हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को पड़ा है, यंगस्टर्स को पड़ा है। मिल्खा सिंह जी डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते थे पंजाब के, और उनकी छत्र छाया में पंजाब की स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों ने खूब तरक्की की। ऐसे ही मिसेस मिल्खा सिंह जो थी वो मेरी भी पहली डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो उन्होंने काम किया है। तो उनकी भी देख रेख में जो चंडीगढ़ की स्पोर्ट्स है और जो प्लेयर हैं वो खूब पनपे हैं। तो इन दिनों उनके जो बेटे हैं, उनका बेटा, उनका पोता, मिसेस मिल्खा सिंह जी का पोता मेरे पास ही प्रैक्टिस करता है, 16 सेक्टर स्टेडियम में आता था, तो मैम उनके साथ आती होती थी, तो काफ़ी देर हम बातें करते थे। देखिए, लॉस तो हुआ है, अगर हम कहें उनकी मेहनत, जो उनके पास उनकी स्थितियाँ विपरीत थी, उनकी स्थितियाँ विपरीत थी, तो उन्होंने, आपने बताया जैसे वो बोरियां निचोड़ते थे, उसकी सर ने बताया, तलवार साहब ने, और टायर बांध के भागते थे, वो चीज़ें थी, जिम नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, जबकि और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ थी, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा एक नाम किया। उनका भी यही मानना था भी आज की डेट में सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ हैं,
लेकिन वर्ल्ड क्लास या ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास प्लेयर इतनी, और अब हमारे पास पहले पिरामिड छोटा होता था, राइट, पॉपुलेशन कम थी, अब हमारे पास पिरामिड बहुत बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बहुत है, और क्यों नहीं प्लेयर तैयार हो रहा जी, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ हैं। तो शायद इस सवाल का जवाब उनके पास होगा, तभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला भी मेरे को आप एथलेटिक जो स्टेडियम है वो दो, मैं इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करूँगा। तो कुछ ये रीजंस हैं जिसके पीछे उनकी एक सोच थी भी मेरे को आप अगर आप देते हो तो मैं अपने हिसाब से उन प्लेयरों को तैयार कर पाऊँगा। तो वो क्या सोच थी, वो सोच और वो जो उनका थॉट प्रोसेस था वो तो उनके साथ चला गया। बिल्कुल। ऐसे ही मिसेस मिल्खा सिंह थी, बड़ी आउट स्पोकन और आउटगोइंग ऑफिसर थी वो, मतलब कोई भी बात होती थी तो हाँ ठीक है करो तुम, हो जाएगा, पेपर वर्क में डिले नहीं, उसके लिए डिले नहीं करना। तो चीज़ों का उनके जाने से लॉस तो कंट्री को बहुत हुआ है, ये तो है। जी डॉक्टर तलवार, मैं आप पर आना चाहूँगी। जब हम मिल्खा सिंह जी की बात कर रहे हैं, अब टोक्यो ओलंपिक्स हमारे सामने हैं, इस पूरे कोरोना काल में खिलाड़ी पूरे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अगर हम प्रशिक्षण की बात करें, जिम बंद थे, स्टेडियम भी बंद थे, मैदान में पसीना नहीं बहाया, और हम कहें कि गुरु के सामने जो एक प्रशिक्षण दिया जाता है, एक डाइट का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। अब ऐसे में इन सब की एब्सेंस में आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी खिलाड़ियों के लिए वापस उतरना मैदान में? बहुत बड़ी चुनौती है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब आप मिलकर खेलते नहीं हैं, मिलकर काम नहीं करते हैं, तो आपको अपनी कैपेसिटी भी नहीं पता चलती। राइट। और मुझे लगता है इस बार काफ़ी मुश्किल होगा हमारे भारतीय टीम के लिए, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, सरकार ने इसमें काफ़ी योगदान दिया है। हम आशा करते हैं कि कम से कम मिल्खा सिंह जी के याद में कोई ना कोई गोल्ड मेडल आए और हम उनको इस गोल्ड मेडल को अर्पित कर सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें। डॉक्टर सिंह, मैं आप पर आना चाहूँगी। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो मेंटली भी साउंड होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में साइकोलॉजिकली और मेंटल फिटनेस के लिए योग कितना ज़रूरी है, कितना एक्सरसाइज, इसके अलावा मेंटल फिटनेस के लिए क्या कुछ करना खिलाड़ियों को ज़रूरी? नो डाउट स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक कंपोनेंट पे निर्धारित नहीं होती जी। शारीरिक रूप में भी यदि फिजिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे इसके घट हैं, कंपोनेंट्स हैं जी। चाहे वो स्ट्रेंथ हो सकती है, एंड्योरेंस हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। राइट। शारीरिक रूप से हम सशक्त होने के साथ साथ जो हम ट्रेनिंग दी जाती है स्पोर्ट्स पर्सन को, इसके साथ साथ हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी उनको शायद प्रोवाइड की जाती है। और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इस जो स्ट्रक्चर है, एक स्पोर्ट्स का जो एक स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से उनको मानसिक रूप से भी ट्रेनिंग दी जाती है जी। चाहे वो वहाँ पे आपका साइकोलॉजिस्ट हो, हर तरह से हर सिचुएशन में किस तरह से उसको टैकल करना है, प्लेयर को ये सिखाया जाता है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप आमने सामने, यानी कि आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर आपके सामने खड़ा हो। क्योंकि और आपने योग की बात की, इसके अंदर नो डाउट कि योग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है जी। जिस तरह से मैं बहुत से लोगों को सुना है कि मैं 5 मिनट योग करता हूँ, 10 मिनट योग करता हूँ। योग तो सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट करने की चीज़ नहीं है जी। योग एक ऐसा कंपोनेंट है, योग एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से इसके अंदर पर्टिकुलर मैं यदि मेडिटेशन की बात करूँ, इवन प्राणायाम की भी बात करूँ जी। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये 5 कोषों से मिलके बना है, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। लोग शारीरिक जो अन्नमय कोष है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, शारीरिक तौर पे तो मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको कि सशक्त हूँ, लेकिन मानसिक रूप से कितना सशक्त हूँ ये तभी पता लगता है जब हम ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, सिचुएशन को टैकल करते हैं। प्राणायाम की बात कर रहा था मैं, प्राणायाम के माध्यम से भी हम प्लेयर को शारीरिक रूप से एज वेल एज मानसिक रूप से दोनों तरह से सशक्त बना सकते हैं। मेडिटेशन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मेडिटेशन के माध्यम से भी हम मानसिक रूप से उसको सशक्त बना सकते हैं। मैं यदि एक एग्जाम्पल देना चाहूँ ना तो ये देना चाहूँगा यहाँ पे कि प्राण शरीर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मृत्यु हो जाती है, शरीर के सारे अंग आपको दिखाई दे रहे हैं,
जितने भी शरीर के हमारे सिस्टम हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ही चीज़ गायब होती है, वो गायब होती है प्राण। इसीलिए मैं प्राणायाम को, जो प्राणमय कोष है, उसको बहुत महत्व देता हूँ। और जो शरीर है वो एक मोबाइल की तरह है। मोबाइल के अंदर बैटरी ना हो तो चलेगा नहीं, प्राण ना हो तो काम नहीं करेगा। और हम बैटरी डाल देते हैं तब भी मोबाइल काम नहीं करता, उसके अंदर सिम डालना पड़ता है, और सिम डालने के बाद भी वो काम नहीं करता है, उसके बाद नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्राणायाम एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और यदि हम वेलनेस की बात करें, आनंदमय कोष की बात करें, तो जब हम तो निश्चित तौर पर योग और मेडिटेशन ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं स्पोर्ट्स में भी, मेंटली साउंड होने के लिए भी। सुखविंदर बाबू, मैं आप पर आना चाहूंगी। स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो आउटडोर तो है ही है, साथ ही साथ इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीम वर्क है। अगर हम बॉक्सिंग को ले लें, रेसलिंग को ले लें, क्रिकेट को ले लें, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या कोई तरीका है, बीच का रास्ता है कि उसको फॉलो किया जाए? और जो हाल फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस भी दी गई प्लेयर्स को, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाकई क्या असरदार हैं? देखिए, कुछ इंडिविजुअल गेम्स होती हैं, जैसे एथलेटिक्स हो गई, स्विमिंग हो गई, कुछ गेम्स हैं जिनके अंदर जो प्लेयर है वो अकेले प्रैक्टिस भी कर सकता है, अगेंस्ट द टाइम कर सकता है, उसके साथ कॉम्पिटिटर नहीं है तब भी टाइम के साथ वो कर सकता है। लेकिन जो टीम गेम्स हैं उनके अंदर बहुत मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और ये सारे चीज़ें करना, क्योंकि टीम गेम में अकेला प्लेयर अगर हम उसमें अकेला ही प्लेयर खेलेगा, दूसरा प्लेयर वहाँ अलग से खेल रहा है, तीसरा प्लेयर वहाँ अलग से खेल रहा है, तो उनके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे, वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो थे। तो हमें लगेगा हमारे जैसे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी जो हैं वो डाउन होते चले जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो उसमें आप देखिए अभी कल ही ख़त्म हुआ, उसमें आप देखिए हमारी टीम की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा हारने का कारण भी यही था, लॉकडाउन था या कोविड था या ये सिचुएशन थी, इकट्ठे होकर प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के अंदर लॉकडाउन नहीं है, वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है न्यूजीलैंड का जो वेदर है वो इंग्लैंड के सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो लोग एक्लेमेटाइज हो चुके थे, तो हम लोग एक्लेमेटाइज नहीं हुए थे। हम यहाँ क्लाइमेटिक उसमें गर्मी में से गए, वहाँ कुछ दिन वहाँ प्रैक्टिस की, वो भी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई। तो वो चीज़ें, इन चीज़ों का सबका असर तो पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट जहाँ तक एज फार एज माई नॉलेज गोज में, मुझे नहीं लगता अभी हम खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दे पाएंगे जो हम आमने सामने खड़े होकर दे पाते हैं, या प्रैक्टिकली उनको हम खेलते हुए देख के उनकी गलतियां निकाल सकते हैं। अब ऑनलाइन के अंदर तो बड़ा मुश्किल है। अगर ऑनलाइन में एक बच्चा खेल रहा है तो उसको बॉलिंग मशीन बॉल डाल रही है, या तो 6 प्लेयर उसको बॉल डाल रहे हो, तो फिर उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत जरूरी है जी। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आपने किस तरीके का फॉर्मेट अपनाया, क्योंकि आप जिस तरीके से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं प्लेयर्स को, जब पहली वेव खत्म हुई थी वो आपसे मैं जानना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर तलवार, मैं आप पे आना चाहूंगी कि जो छोटे स्पोर्ट्स हैं और जो दूसरी खेल इकाइयाँ हैं, छोटी खेल इकाइयाँ हैं, खेल संस्थानों की बात तो अलग है, क्रिकेट तो एक ऐसा है जहाँ पे बड़ी संख्या में जो है प्रशंसक भी उसके मौजूद रहते हैं, लेकिन अब वो जो आर्थिक तंगी सह रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में उनके भविष्य पर तलवार लटक रही है? तलवार अवश्य लटक रही है, और मैं चाहता हूँ ये छोटी छोटी जो गेमें हैं जी, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखना चाहता है, किसी खेल में लगाना चाहता है जी। खो खो है, हमारी इंडिया गेम है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, कबड्डी को बढ़ावा मिलना चाहिए जी। और बहुत सी मार्शल आर्ट्स अब आ रहे हैं, तो बच्चों को इसमें मिलना चाहिए, लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिलते जी। और लॉकडाउन में तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की भी हालत कुछ खस्ता हुई, आर्थिक प्रॉब्लम भी आई। मैं समझता हूँ चाहे सरकार करे, चाहे कोई और इस यूनिट में आगे आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आए, इनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जी, वो भी खेलों के पार्ट हैं और इनको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वक्त की बड़ी कमी है हमारे पास। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ युवा खिलाड़ियों को अब सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी मुकाम पर हैं, ओलंपिक्स हमारे सामने हैं, क्या कुछ तैयारियां करने की जरूरत है? ओलंपिक तो क्या, वैसे तो जैसे आपने कहा कि समय बहुत कम है ओलंपिक के लिए,
ये टेन्योर बहुत लंबा है ट्रेनिंग का। जी। 1 या 2 दिन या शॉर्ट टाइम के अंदर हम किसी भी प्लेयर को उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते जो कि ओलंपिक के अंदर या किसी दूसरे अच्छे टूर्नामेंट में मेडल हासिल कर सके। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सरकार भी बहुत जो कोविड का भी ध्यान में रखा हुआ है, सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं वो प्लेयर को देने की कोशिश की हैं। जो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जिसको मैं ये कहूँ कि नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, जैसे हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो उनके लिए सभी दरवाजे खुले हैं, ग्राउंड्स खुले हैं। इसी तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के वो कदम अपना रही है जो कि बाहर की कंट्री के अंदर अपनाए जा सकते हैं। और बहुत शायद ज़रूरी भी है कि मेंटल प्रेशर प्लेयर्स का कम हो सके, ऐसी कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी। सुखविंदर बाबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने किस तरीके का फॉर्मेट रखा? आप प्लेयर्स को लगातार जो है प्रशिक्षण दे रहे थे और कोविड पॉजिटिव भी जो है ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हुए, बहुत कम शब्दों में, बड़ा कम वक्त है हमारे पास। मैंने जब लास्ट लॉकडाउन खुला था तो मैंने फेजेस के अंदर जो है प्रैक्टिस का सिस्टम शुरू किया। जैसे पहले 2 लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर 2 से 5 पे आए, फिर 5 से 10 पे आए। फिर उनको जो बेसिक्स थी, जैसे बॉल के ऊपर स्लाइवा नहीं लगाना और ऐसे करके कई चीज़ें जो कि SOP में आती हैं, वो फेजेस के अंदर उनको सिखा के फिर 4th फेज़ के अंदर मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए, नेट प्रैक्टिस के लिए खोला। और फिर उसके बाद लास्ट में हम मैच के ऊपर आए, मैच सिचुएशन पे आए। तो उनको 1 फेज़ से लेके 5वें फेज़ तक लेके आया मैं। और इतनी मेहरबानी रही भी, अभी तक हमारी प्रैक्टिस में से जो मेरे पास 100+ जो हैं ट्रेनीज हैं जी। फिर मैंने ट्रेनिंग का सिस्टम डिवाइड कर दिया। जैसे मेरे पास से फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं जी। तो मैंने 50 की प्रैक्टिस सुबह कर ली और बैलेंस जो 50 की थी, सो दैट सुबह वाले को, और उससे क्या हुआ, इस बच्चों को प्रैक्टिस ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई। राइट। आगे हम शाम को 3 घंटे के अंदर 100 बच्चे आगे प्रैक्टिस करते तो पॉसिबल नहीं था जी। अब मैं 3 घंटे सुबह के यूज़ करता हूँ, से 8 to 11 मैं उन 50 बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ। वो शाम को फिटनेस करते हैं और जो सुबह फिटनेस करते हैं वो शाम को फिर नेट प्रैक्टिस करते हैं 50 बच्चे। तो ऐसे 50 और 50। हमें शायद ऐसे ही कुछ क्रिएटिव वेज अपनाने की जरूरत है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। डॉक्टर सिंह, माफ कीजिएगा, हम दोबारा आपके मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स डॉक्टर तलवार की, क्या कुछ युवा खिलाड़ियों के लिए आपका मैसेज? पहले तो मैं मिल्खा सिंह जी के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 7 सेक्टर का स्टेडियम है उसे मिल्खा सिंह जी के नाम पर कर देना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं सभी खिलाड़ियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी फिटनेस को ठीक रखें, अपनी ट्रेनिंग करें और ट्रेनर के अधीन करें। कई बार अलग ट्रेनिंग करने से जो टेक्निकल आदमी वहाँ पर नहीं होता वो नुकसान उठा लेते हैं जी। तो मेहनत करें और भारत का नाम ऊंचा करें, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। बिल्कुल एक लाइन में डॉक्टर सिंह, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सरदार मिल्खा सिंह जी की जो एक इच्छा थी जी, वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी हमारे कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को लिख दिया है कि हमारे कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 के अंदर जो 400 का स्टैंडर्ड ट्रैक है, जहाँ पे एक उनकी मूवी की, भाग मिल्खा मूवी की शूटिंग भी हुई थी जी। उस ट्रैक का नाम हम सरदार मिल्खा सिंह जी का नाम पे करके उनको श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव, चलिए एक सकारात्मक कदम जरूर बिल्कुल हम कर चुके हैं। और एक लास्ट में मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स को ओलंपिक की तरह ही ना देखें। मेडल लेना हमारा एक अकेला मकसद नहीं है, लक्ष्य नहीं है। खेल वो साधन है जो हमें जिंदगी जीने का तरीका भी बताती है। जिस तरह खेल में सारे रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, इसी तरह जिंदगी भी हमारी एक खेल है और वही खेल के माध्यम से हम हमारे जीवन को बहुत सही तरीके से, या मैं ये कहूँ कि एक सही जो जीवन है, रास्ता है, खेल के माध्यम से अपने जीवन के अंदर ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारा ये कार्यक्रम हमारी ऑडियंस हमारे यूट्यूब चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं, आप उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जैसा कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कहते थे कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। इसलिए ज़रूरत है कि आज एक मुश्किल घड़ी ज़रूर है, एक मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन उसी जोश, जज्बे और हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा हौसला ही कोरोना के खिलाफ हमारी जीत है। विशेष में इतना ही। नमस्कार।
है।